अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम लेट्स टॉक विद आबिद नसीर में खुश आमदी। नाज़रीन किराम, आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं बल्कि एक आईना है, एक ऐसा आईना जिसमें आपको अपनी मईशत भी नजर आएगी और दुनिया की जंग भी, और सबसे बढ़कर इस जंग की कीमत अदा करता हुआ आम इंसान भी। आज दुनिया एक खतरनाक दोराहे पर खड़ी है जहां अमेरिका और इसराइल मिलकर ईरान के खिलाफ महाज खोल चुके हैं, और ये कोई महदूद कुशीदगी नहीं बल्कि ताकत, गुरूर और तसल्लुत की एक खुली जंग बनती जा रही है। ईरान पर हमले हुए, उसके दिफाई निजाम को निशाना बनाया गया, लेकिन ईरान झुका नहीं बल्कि उसने दावा किया कि उसने अमेरिकी जंगी तैयारे मार गिराए। यहां तक के बाज रिपोर्ट्स में यह तादाद 5 तक बताई जा रही है। अगरचे मुकम्मल तस्दीक नहीं, मगर सवाल यह है, अगर सब कुछ अमेरिका के कंट्रोल में है तो फिर ये खबरें क्यों सामने आ रही हैं? अमेरिकी पायलट लापता, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर ईरानी हुदूद में, ये सब क्या बता रहा है कि जंग सिर्फ बयानात में नहीं, जमीन पर भी हलचल है। दूसरी तरफ यही जंग जब आलमी मंडियों तक पहुंचती है तो तेल की कीमतें आसमान छूती हैं, और इसका सीधा वार पाकिस्तान जैसे मुल्क पर होता है जहां एक दिन में पेट्रोल 137 रुपए महंगा किया जाता है और अगले ही दिन 80 रुपए कम करके अवाम को रिलीफ का नाम दिया जाता है। तो सवाल यह है कि यह रिलीफ है या रियलिटी का मजाक? आज हम इस हकीकत को खोलेंगे और कोशिश करेंगे कि आम आदमी का असल मसला बयान कर पाए। पाकिस्तान इस वक्त एक ऐसे मुआशी दबाव में है जहां हर फैसला जैसे सांस रोक कर लिया जाता है। मुत्तहिदा अरब अमारात को अप्रैल में 3.5 अरब डॉलर वापस किए जा रहे हैं। 11 अप्रैल को 450 मिलियन, 17 अप्रैल को 2 अरब और 23 अप्रैल को 1 अरब, यानी एक ही महीने में ज़र मुबादला के ज़खायर पर शदीद दबाव। दूसरी तरफ पेट्रोल की कीमतों का खेल देखें, पहले एक दिन में तकरीबन 137 से 138 रुपए इजाफा करके कीमत 458 तक पहुंचा दी गई, और फिर अचानक 80 रुपए कम करके 378 रुपए कर दी गई। ये वही 378 रुपए हैं जो आम आदमी के लिए अब भी एक बोझ हैं। तैमूर सलीम झगड़ा याद दिलाते हैं कि मार्च 2022 में इमरान खान के दौर में पेट्रोल 139 रुपए था। आज एक दिन में उतना इजाफा हो जाता है जितना उस वक्त पूरी कीमत होती थी। हुकूमत सब्सिडी के ऐलानात करती है, ट्रकों के लिए 70,000, 80,000, बसों के लिए 1 लाख, मोटरसाइकिल के लिए 100 रुपए फी लीटर, किसान के लिए 1500 रुपए फी एकड़। लेकिन सवाल यह है, क्या यह आदादो शुमार अवाम के जख्मों पर मरहम है या सिर्फ ऐलानात की सियासत? क्योंकि हकीकत यह है कि मुल्क की तकरीबन 45% आबादी गुर्बत के तहाने पर खड़ी है। बिजली महंगी होने का खदशा अलग, महंगाई का तूफान अलग, और हुकूमत कहती है कि सब कंट्रोल में है। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होंगे शहराज अल्ताफ साहब। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपके वक्त का चेयरमैन है अवामी फलाही पार्टी के, और हमें ज्वाइन किया है चेयरमैन ताजरान इत्तेहाद ग्रुप ऑल पाकिस्तान अबूबकर साहब ने। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शहराज अल्ताफ साहब, एक तरफ ये दावा करना कि एवरीथिंग इज इन कंट्रोल, एट द सेम टाइम पहले 458 रुपए पेट्रोल की कीमत कर देना, 520 रुपए डीजल की कीमत कर देना, और विद इन 24 आवर्स ये ख्याल आना कि भाई ये तो बड़ी सुबकी हो गई, सारी दुनिया बाहर निकल आई, पाकिस्तान में कोने कोने पे एहतजाज ने जन्म ले लिया, फिर 80 रुपए का रिलीफ देना क्या पहले से तयशुदा वारदात थी या फिर मजबूरी बन गई कि यह एहतजाज कंट्रोल नहीं होगा? थैंक यू आबिद साहब। मेरे ख्याल में ये अवाम ने जो सोशल मीडिया पे एक दिन के अंदर इतना शोर मचाया, और शहबाज शरीफ साहब को ये खौफ पैदा हुआ कि हफ्ते इतवार को अवाम सड़कों पे आकर हमारा जीना दो भर ना कर। ठीक है शहराज साहब, अजहर सदीक साहब हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं, उनको भी वेलकम टू अ शो। अजहर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अजहर साहब आपकी तरफ आऊंगा। शहराज साहब कह रहे हैं कि एक दिन में जो अवाम ने एहतजाज किया है उसकी वजह से ये 80 रुपए का रिलीफ मिल गया। हाउ डू यू थिंक? बहुत शुक्रिया। एक डाका डाले
डाका डाल के हम्म, जब आप पकड़े जाएं और कहें कि जनाब माले मसरूक का पूरा नहीं देना, हमने उसमें से कुछ चीजें चुरा के अपने पास रख लेनी है, डाका तो डाका होता है। और मेरा क्योंकि ये सब्जेक्ट है, बुनियादी तौर के ऊपर पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल की पेट्रोलियम प्रोडक्ट की कीमतें मुकर्रर करने का कोई मैकेनिज्म ही नहीं है। यानी 245 के करीब इसकी कीमत है इस वक्त, ठीक है, पेट्रोल की जो दुनिया के अंदर है। ठीक है। और हमें बेवकूफ बनाया कि जनाब तेल महंगा हो गया है, 111% मुनाफा लिया जा रहा है। मैंने बड़ी पिटीशन दायर की है, मैंने लेटर लिखे हैं, मैंने डाटा मांगा है। तो जब पता चला ताकीक के, तो पता लगा जनाब के जो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी है वो 161 रुपए पर जगह टैक्स पहुंच गया। 161 में से 80 तो वापस ले लिए ना बॉस, 80 वापस ले लिए ना। चलो जी जी सर, मेरी आवाज आ रही है? 161 में से 80 रुपए वापस ले लिए ना। मेरा सवाल आपकी तरफ पहुंच गया सर सदीक साहब? शिराज साहब, मैं सर सो सॉरी, वापस आते हैं। यहीं से बात को शुरू करते हैं। हाउ डू यू थिंक 161 रुपए पेट्रोलियम लेवी में से 80 रुपए वापस ले लिए गए? सर 211 रुपए पेट्रोल बढ़ा है, आप उस कीमत पे जाएं 267 आज से 20 दिन पहले, वो ठीक। 55 क्यों भूल जाए हम। दूसरा इजाफा कल हुआ है, 211 रुपए से कम किया है 80 रुपए। ठीक है। लेवी के अलावा कस्टम ड्यूटी भी है और दो चीजें भी हैं। आपके इल्म में ले आऊं मैं नाज़रीन के कि पाकिस्तान की माहाना खपत पेट्रोल की 83 करोड़ लीटर है, डीजल की 67 करोड़ लीटर है। 100 रुपए आप मुनाफा लगाएं एवरेज, तो ये 150 अरब माहाना, 1800 अरब सालाना है। और जाने ये कहाँ है? IMF के पास। IMF से कर्जा लिया $5 अरब 5 साल के लिए, और IMF कहती है आप साल की $22 अरब की करप्शन करते हैं। 6.5% ऑफ GDP $400 बिलियन, 11 अरब का आप जहाज लेते हैं, 9 करोड़ की आपकी गाड़ी है चेयरमैन सेनेट की, 2-2 करोड़ के आपके पायलट है महीने के, गोबर टैक्स आपने अवाम से लेना है। दोनों पायलट 2 करोड़ के हैं ना, 2-2 करोड़। $70,000 एक की सैलरी है, $70,000 एक की सैलरी है, 2 करोड़ एक की सैलरी है। ये मेरा इल्म है। नहीं, ये गलत हो जाएगा ना, हम ऑडियंस को गलत गाइड नहीं कर सकते। दोनों मैं पायलट्स की मिला के एक की 80,000 है। अपोलोजाइज, दोनों की मिला के 2 करोड़ है। तो मैं कह रहा हूं आपको इसकी जरूरत क्या है? आवाम को आप कहते हैं कि फाइशारी करें। आपने अपने पेट पे 2 पत्थर बांधे हैं जब आवाम को आप कहते हैं कि आप 1 पत्थर बांध लें। ठीक है। अबकर साहब को प्रोग्राम में शामिल कर लें। अबकर साहब, हाउ डू यू थिंक, जिस तरह शिराज अल्ताफ साहब कह रहे हैं कि 2 पत्थर अगर हुकूमती ओहदेदारान बांधें तो अवाम को एक कहें, आप समझते हैं कि इन दिस सिचुएशन अवाम 378 रुपए पेट्रोल, 520 रुपए डीजल अफोर्ड कर पाएगी? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आबिद साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मदऊ किया। और ये जो 2 पत्थर पेट पे बांधने की बात है, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने सीने पे तो 2 पत्थर रखे थे, उसके बाद ही उन्होंने कहा था कि मेरे पास समरी आई और मैंने समरी को मुस्तरद कर दिया सिर्फ आवाम के लिए और ताजरों के लिए, क्योंकि मेरा हल्का बाब बिजनेस कम्युनिटी से है, तो मैं चाहूँगा कि मैं उनको भी अपनी गुफ्तगू में रिप्रेजेंट करूँ ताकि आपके सामने और रियासत और ये गवर्नमेंट के सामने मैं उनका भी मुकदमा रख सकूँ। ठीक है। रियासत जो होती है वो हमारा बाप होती है या हमारी माँ होती है। हुकूमत इस वक्त फंदे तैयार कर चुकी है जो उन्होंने आवाम के गलों में डाल दिए हैं, बस अब सिर्फ खींचना बाकी रह गया है। और जुल्म और बर्बरियत जो जिस रात 137 रुपए इन्होंने बढ़ाया पेट्रोल, अवाम के ऊपर एटम बम और मिसाइल गिराए, हमें पता है कि ताजर कम्युनिटी इस टाइम सरापा एहतजाज है। हम तनकीद तो कर लेते हैं। लेट्स सपोज 3.5 अरब डॉलर हमने यूएई को अप्रैल में, इसी महीने में फाइनली देने हैं। हुकूमत क्या करे? इसके अलावा क्या हुकूमत के पास है? वो क्या जाके जो रिटेलर्स हैं उन पर 300 की बजाय 3,000 टैक्स लगा दे, या कोई और लाहे अमल है? आप बीइंग अ बिजनेसमैन, क्या कोई लाहे अमल बताएं, हुकूमत ये करे ये ना करे? सर देखिए, बिल्कुल बड़ी खूबसूरत बात। और मैंने हमेशा, हम अपने किसी भी चैम्बर में या किसी जगह पे भी हम मौजूद होते हैं तो हम ये ऑफर्स रखते हैं कि जब भी गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाती है तो वो ताजर लीडरान को उसमें शामिल करें, हम उसमें तजावीज दें और उससे हम बेहतरी लाएंगे। ताजर लीडर हमारे पास बैठा है, हम उससे तजवीज मांग रहे हैं कि ये आवाज
प्राइम मिनिस्टर तक पहुंच जाए, ये आवाज स्टेक होल्डर्स तक पहुंच जाए। सर तजवीज दें। सर तजवीज ये है कि ऑलरेडी आप टैक्सेस की मद में ताजरों से बहुत सारा टैक्सेस ले रहे हैं, और उसके बावजूद भी आप जब ये कहते हैं कि जो ताजर है वो चोर है, तो इससे हम क्या उसका तासुर लें? आप ताजर को टैक्स भी उससे वसूल करते हैं, आप ताजर को 8 बजे के नाम पे ताले भी लगवाते हैं, और मार्केटों में आप अपनी टीमें भिजवा के उनको अरेस्ट भी करते हैं, फिर आप उनको FBI के थ्रू थ्रेटन करते हैं। उसके बाद आप कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जो जाके ताजरों को डिस्टर्ब नहीं करता। आप हफ्ता और इतवार के नाम पे आप मार्केटों को बंद कर देते हैं। इवन कि यहां तक कि आपने सैटरडे और संडे की जो अभी समरी भेजी है कि आप अपनी बच्चियों की शादी भी नहीं करवा सकते, आप रेस्टोरेंट भी बंद कर दें, शादी हॉल भी बंद कर दें, इसका ये हल नहीं है। हमें इसको प्रॉपर तरीके से, इसका सोल्यूशन ये है, आ रहा हूं आपकी तरफ। जी जी, इसका सोल्यूशन ये है सर कि हम मार्केटों के एतमाद में लें, बेहतर तरीके से एक हिकमत अमली जो है वो टाइमिंग से रेलेवेंट है तो हम उनको पेश करें। आपको सर 8 बजे मार्केट्स बंद करवाने पे भी एतराज है, आपको सैटरडे और संडे की छुट्टी पे भी एतराज है, आपको अगर आवाम से कोई और कुर्बानी ली जाती है उस पे भी एतराज है। सर देखिए, के सर सॉल्यूशंस क्या सर सॉल्यूशंस ये है कि आप मार्केटों का जो वक्त है उसका तयन कर दें, जो रेस्टोरेंट्स हैं उनको टेक अवे की इजाजत दें, डाइनिंग की इजाजत दें, मगर इसको कितने बजे तक सर बता देखिए, जो टेक अवे है आप उसको अराउंड तकरीबन कोई 12 बजे तक करें, ताकि रेस्टोरेंट्स की जो टेक अवे है वो बंद ना हो। आप अगर उनको 10 बजे क्लोज कर देंगे तो 8 बजे तो रेस्टोरेंट्स का टाइम शुरू होता है। जो अवाम है, जो हमारे लोग हैं, वो रुख ही रात को शाम के टाइम करते हैं। की तरफ आते हैं सर, आपके पास क्या सोल्यूशन है? 1000 अरब रुपया हमारे इस बजट में है इस साल के MNS के लिए, PHDP तरक्याती फंड खत्म करें, इसको कम ना करें। नंबर 2, 86,000 गाड़ियां इस वक्त पाकिस्तान के सरकारी मुलाजमीन के पास हैं, बरतानिया में 86 हैं, 114 अरब इसका मुफ्त साल का पेट्रोल है, 3000 अरब कर्ज वाजिबात थे 99 में, आज 1.5 लाख अरब है, यानी 10 अरब डॉलर से हम 500 अरब डॉलर पे पहुंच गए। अब साहब आपकी प्रॉपर्टियां को लंदन में नहीं है, मेरी नहीं है, इनकी नहीं है, जिनकी हैं उन प्रॉपर्टियां जब्त की जाएं, उनके पैसे पाकिस्तान लाए जाएं। ये रिकवरी जिन्होंने चोरी की है, डाका मारा पाकिस्तान पिछले 50 साल में, उनसे रिकवर करें, आपका कर्जा खत्म होगा, सूद नहीं देना पड़ेगा आपको 9000 अरब साल का, आप आवाम को रिलीफ दे सकेंगे। अपनी ऐशियां बंद करें, कर्जे का निजाम खत्म करें, सूद का निजाम खत्म करें और मुल्क को बेहतरी की तरफ डालें। लीड बाय एग्जाम्पल, नॉट बाय आस्किंग पीपल टू सैक्रिफाइस। ये क्या ये वॉकेबल है? हमारे पिछले शो में हमारे साथ मौजूद थे अबूजर शाद साहब, जो साबिक चेयरमैन हैं हमारे ये क्या लाहौर चेंबर ऑफ कॉमर्स के साबिक प्रेसिडेंट। एट द सेम टाइम उन्होंने कहा कि सोना लोगों के पास इतना पड़ा है, आप सिर्फ 15% सोना ले लें, सारा कर्जा उतर जाएगा विद इन 48 आवर्स। आपने नई एक दुनिया को मिसाल दे दी कि लोगों के पास जो पैसा पड़ा है या जो प्रॉपर्टीज हैं वो प्लज करके मुल्क का कर्जा उतारा जाए। मैं कह रहा हूं जिन्होंने चोरी करके, मनी लॉन्ड्रिंग करके, शरीफ खानदान, जरदारी खानदान, पाकिस्तान की अशराफिया, बदमाशिया, रूलिंग एलीट, इनके फाइनेंसर, ब्यूरोक्रेट, इंडस्ट्रियलिस्ट, जिन्होंने गलत तरीके से अरब रुपया कमाया पिछले 50 साल में, ये तय कौन करेगा? ये तय कौन करेगा कि उन्होंने गलत तरीके से कमाया? नंबर 1। नंबर 2, ये कौन करेगा कि अगर उन्होंने कमाया है, वही हुकूमत में है, उनसे पैसे लेके मुल्क का कर्जा उतारा? सर इसके 2 ही करने वाले हैं। एक तो पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब, जिनसे 3.5 साल बाद अवाम की उम्मीद दिन ब दिन कम होती जा रही है। नंबर 2, फिर ये अवामी इंकलाब के अलावा कोई रास्ता रह नहीं जा रहा, फिर वही तय करेगी नेपाल, श्रीलंका, कोरिया, इनकी तरह। अच्छा, आप शराज साहब कितनी सवियर किस्म की, कितनी सख्त किस्म की बात कर रहे हैं। वो पाकिस्तान जिसके पास टोटल 16 अरब डॉलर राउंड अबाउट पड़े हुए हैं, वो 3.5 अरब डॉलर अभी UAE को अप्रैल में दे देगा। उसके पास बड़ी मुश्किल से 12 साढ़े 12 अरब या 11 साढ़े 11 अरब डॉलर रह जाएंगे, 1-2 और अहम पेमेंट्स करके। 11.5 अरब डॉलर से कौन से मुल्क की मुईशत चल सकती है? आप एट द सेम टाइम लोगों को ये दावत दे रहे हैं कि इनकलाब आना चाहिए। सर श्रीलंका बैंकक्रप्ट हो गया था, क्या बताएं आज श्रीलंका की हालत क्या है। वहां 35% पेट्रोल बढ़ा है, 40% नहीं बढ़ा, 34%। आपने 85% डीजल और 71% पेट्रोल बढ़ाया है। आज श्रीलंका की माशी हालत आपसे बेहतर है।
बांग्लादेश की आपसे बेहतर वहां इंकलाब नहीं आया, मुझे बताएं आप। ठीक है, अजहर सदीक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अजहर सदीक साहब, शहराज अल्ताफ साहब और अबकर साहब ये कह रहे हैं कि ये जो शराफिया है जिन्होंने लूट मार का पैसा बाहर रखा हुआ है, इनकी प्रॉपर्टीज को अगर प्लज कर लिया जाए या किसी भी तरीके से इनसे पैसा निकलवा के मुल्क का कर्जा उतारा जाए, फिर मुआशत संभल सकती है। फिर ना पेट्रोल महंगा करना पड़ेगा, ना डीजल महंगा करना पड़ेगा और ना आम आदमी पर बेजा बोझ डालना पड़ेगा। हाउ डू यू थिंक, क्या ये वॉकेबल है? अच्छा देखिए, बात तो बहुत अच्छी की है उन्होंने, बहुत अच्छी की है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो सकता। उसकी वजह है कि हमने इन सियासी जमातों में ऐसी किद्दे डाल दी हैं, ऐसे लोग डाल दिए हैं कि जो इस सारे सिस्टम के बेनिफिशियरी हैं। यानी अगर देखा जाए, अब अशराफिया कौन है? वो अशराफिया मैं चले आपके सामने डिफाइन कर देता हूँ। साबका जजेज हैं या कुछ हादसा सर्विस हैं, कुछ साबका जर्नैल हैं, कुछ साबका ब्यूरोक्रेट हैं, बहुत बड़े बड़े बाहरी जायदादें ट्रेस करके देख लें, और सियासतदान है हमारे। यानी जब सारे सिस्टम को चलाने वाले लोग हैं, उन सभी। मुझे ये बताएं, अभी तक स्विट्जरलैंड से पैसे आ गए, हालांकि हर एक को पता है कि पैसा वहां पड़ा हुआ है। आपने पनामा में, बहामा में, दुबई में, सब दुबई में पाकिस्तान 5वां बड़ा इन्वेस्टर है। यानी यहाँ कारोबार है नहीं तो पैसा कौन बना रहा है? अभी आप पिछले 3.5 साल से करप्शन इतनी हुई है, लूटमार इतनी हुई है, सारा पैसे की फ्लाइट हुई है। और कुछ सुना है कुछ बड़े बड़े जहाज लिए गए हैं, वो मनी लॉन्ड्रिंग के लिए लिए गए हैं। अच्छा, 11 अरब का जो जहाज लिया गया वो मनी लॉन्ड्रिंग के लिए लिया गया? बहरहाल मैं 11 अरब की बात नहीं कर रहा, मैं बड़े बड़े जहाजों की बात कर रहा हूँ। यानी जब आप देखें ना, इतनी बड़ी फ्लाइटें लेनी हो तो कुछ ना कुछ तो काम होता है ना। पता नहीं ये वाले जहाज की बात कर रहा है, बड़े बड़े जहाजों की बात मैं कर रहा हूं। कौन से जहाज क्लियर कर दीजिए ना, अवाम तो पहले घूम की कैफियत में है। आप एक और शीशा छोड़ के एक जहाज 11 अरब का मशहूर है, इसके अलावा कौन सा बड़ा जहाज ले? नहीं, वो 11 अरब के जहाज के तो परखट्टे उड़ा दिए मैंने। आप उन्होंने अपनी लोकेशनें बंद कर ली हैं। वो 2-2 घंटे लाहौर के ऊपर चक्कर लगा के, लाहौर के ऊपर नहीं, वो पिंडी जाते हैं, पिंडी में इंजन बंद नहीं करते, वैसे आ जाते हैं। इंटरनेशनल एविएशन को लिखा, बैंक ऑफ बूता के पास लीज में है, आज तक अमेरिकन कंपनी के पास है, वो गालबन किसी जियोस कंपनी है, उसमें एडवांटेज है। और ये जहाज गल्फ स्ट्रीम के बजाय ला सकते थे क्या? सेसर नहीं ले सकते थे, या हॉकर नहीं ले सकते, या बम्बार्डियर नहीं ले सकते थे, या बीच क्राफ्ट नहीं ले सकते थे? सस्ते जहाज भाई, आप नहीं, अब ये कौन पूछेगा इनको? वो जब आपके सारे इदारे आपस में मिल गए, दूसरे मिल गए, लूट मार हो रही है, खामोशी आंखें। यानी अब अगर यहाँ कोई इनको पूछने वाला होता। अच्छा, हुकूमत का वर्डिक्ट मैं सामने रख देता हूं। ये जो जहाज 11 अरब 11.5 अरब का लिया गया ना, हुज़ैफा रहमान की मैं बात सुन रहा था, हुकूमती वजीर की। उन्होंने कहा यही जहाज 5 साल बाद हम कोई 20 अरब का बेच सकते हैं, डबल कीमत हो जाएगी। जिस तरह गाड़ी खरीदी जाती है ना, इसी तरह वो डबल कीमत पे 5 साल बाद बिकती है पाकिस्तान में। ये जहाज में इसी तरह समझदारी का काम किया उनके मुताबिक। नहीं, मैं बता रहा, मेरे साथ बैठे हुए थे प्रोग्राम में। ये तो बेवकूफ बनाने की बात है ना, बेवकूफ बनाने। यानी पंजाब हुकूमत का, यानी एक आदमी के मैं याशियां कर रहा हूँ, याशियां कर लूंगा, 5 साल बाद आपको फायदा हो जाएगा। अगर 5 साल बाद नुकसान हो गया, मैंने तो नैब में केस भेज दिया। ये वो तो उनके मुंह से ये भी लग गया कि अपना 25,000 पाउंड जो है वो इनाम दे दिया नवाज शरीफ साहब ने। अच्छा, वो बता दीजिए। बिल्कुल, वाकई मुझे बिल्कुल याद है कि एक स्क्रीन में आप थे, एक स्क्रीन में हुज़ैफा रहमान थे। वो क्या असल बात क्या, आवाम को जरा बता तो दीजिए। क्या वाकई 70 लाख टिप दे दी नवाज शरीफ ने अपने पायलट? ये मैंने तो नहीं, ये तो हुज़ैफा ने कहा। उन्होंने माना इस बात को, और नवाज शरीफ ने अपनी रिटर्नों में शो नहीं किया वो 70 लाख रुपया। अब देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन या कोई इस पे कौन आता है, कौन एक्शन लेता है इसके ऊपर। हम मुंतज़िर हैं इस बात के ऊपर। क्या पता ताकि उन्होंने बेपरखी उड़ा दी और आपने उसको बेपरखी नहीं, उन्होंने एडमिट किया, बार बार कहा है। अभी तक देखें उस बात का अभी तक रिबर्टल आया किसी की तरफ से? नहीं, किसी ने रिबर्ट किया। अब जब आप इस तरह की बात मीडिया पे आ जाए और आप रिबर्ट ना करें तो वो सच साबित होता है। अगर अगली बात की तरफ आ जाए, आप लाहौर में सफर करते हैं ना, आपको पता है कि गाड़ी का आपको इस वक्त लूट मार कैसे कर रहे हैं। सेफ सिटी ने अब तक कुछ 16 अरब रुपया इकट्ठा कर लिया 4 महीनों में। वो कैसे? आपने हेलमेट नहीं पहना, आपके गाड़ी की ओवर स्पीड हो गई है, आपने लेन वायलेशन कर दी है, आपने ज़ेब्रा क्रॉस, और 10-10 हजार रुपया जुर्माना है।
यानी आप खुदारा सजाएं देने जा रहे हैं, समरी ट्रायल है कोई नहीं, बदमाशी है, यानी आप उसको बदमाशी कह रहे हैं भाई, ये हुकूमतें बदमाश बनी हुई हैं। पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवल है। अच्छा, जहां हम हुकूमत पे तनकीद करते हैं, अगर रूल्स के अंदर सबको लाने के लिए इस तरह के इकदाम किए जाते हैं, मेरा तो ख्याल है अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। हम सऊदी अरब में जुर्माने भरते हैं, हम दुबई में जुर्माने भरते हैं। ना, मैं देखिए मेरी बात सुनिएगा। अब आबिद साहब, ये आप दुबई में, आप चले यूके में, यूरोप में फिरे, वहां साइकिलें इस तरह चलती हैं, वहां साइकिलों की लेदा लेन है, ठीक है, वहां ट्रांसपोर्ट आके इस तरह वन वे की जो हाल हो रहा होता है। अब बेचारा किसको क्या पता लेन की वायलेशन, वो भी गलत है। नहीं, सवाल ये नहीं है। कवानीन की पासदारी के लिए कहा जा रहा है तो करना चाहिए। इसका बड़ा नहीं, अगर कवानीन की पासदारी का कार्य है, राइट टू फेयर ट्रायल है, आपके जुर्माना लगा दिया, गाड़ी आपकी रोक लेती है, पैसे देंगे, गाड़ी बंद कर देंगे, बदमाश हो रही है यहाँ पर। क्या बात कर रहे हैं आप? क्या किया जाए, क्या किया जाए आपके ख्याल में? 200 के चालान मैंने इसको चैलेंज किया है, मैंने इसको चैलेंज किया। मैं अगली बात पे पीडीएल की तरफ ले आऊं आपको, मैं पेट्रोलियम की कीमतों की तरफ ले आऊं मैं आपको, समझिएगा। पेट्रोल की कीमत बढ़ानी है 245, इन्होंने इस वक्त डीजल आपको पता है 550 के ऊपर पड़ा हुआ है, वो क्यों नहीं कम किया? यानी ये इल्जाम लगाया जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि जनाब नवाज शरीफ के ख्वाहिशात पे, और कमाल की बात है 161 रुपए पीडीएल है, वो किस बुनियाद पर? एक आप गरीब आदमी मोटरसाइकिल चलाता है, 2 लीटर पेट्रोल रोजाना लगता है, तो 160 320 यानी महीने का 10,000 रुपया, और एक साल का 1,20,000 रुपया किस बात का देगा? यानी उसकी तनख्वाह अगर 20 लाख हो, वो तब जाके 1,20,000 टैक्स देना उसने। आप लोग बेचारे की जिसकी तनख्वाह महीने साल की 3 लाख रुपए है, उसे 1,20,000 तो आप ले जाएंगे। तो और ये बदमाशी नहीं तो और क्या है, ठीक है ना? और ये बेवकूफ ये बताए 3 तारीख को तेल बढ़ाया, 4 को कम ले लिया, एक दिन का अरबों रुपए का फायदा किसको दिया? यानी सरकारी जगह टैक्स है ना। एक दौर होता था, ये नोटिफिकेशन जारी किया करते थे, कस्टम ड्यूटी माफ कर दे, कम कर दे, कर्ज उतारो, मुल्क सवारो। यानी हमें तो इस खानदान का पुराना पता है ना कि ये क्या क्या करते रहे हैं, क्या क्या एडवांटेज देते रहे हैं। शराज अल्ताफ साहब से वर्डिक्ट ले लेते हैं। शराज साहब, जरा अजहर सदीक साहब जिस तरह फरमा रहे हैं कि ये बदमाशी है, इतना बड़ा जो जुर्माना है ना, ट्रैफिक जुर्माना, ये नहीं होना चाहिए, क्या इसका क्या और क्या लाहे अमल है? किस तरह लोगों को यहाँ रूल्स की पासदारी के लिए मनाया जाए कि भाई आपने रूल्स की पासदारी करनी है? देखिए आबिद साहब, जो बात गवर्नमेंट की अच्छी है हमें अप्रिशिएट करनी चाहिए। अगर गवर्नमेंट आवाम को सिस्टम में लाना चाहती है, कोई हेलमेट पहनेगा बाइक वाला तो उसकी सेफ्टी है। हाँ, आप अवेयरनेस का टाइम दें, थोड़ा आप इनको मॉनिटरिंग और थोड़ा सा इनको एक डेडलाइन दे दें। ठीक, हेलमेट पहनना जरूरी है, सेफ्टी है, लेन की वायलेशन ना करना बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आपने सही कहा, बर्तानिया दुबई में तो हम करते हैं फॉलो, तो यहाँ क्या प्रॉब्लम है? लेकिन थोड़ा टाइम दे दें अवेयरनेस का। एक बात मैं जरूर कहूंगा, हज़रत सिद्दीक साहब को जहाज फरागोगी का और बोनस सिलाई का याद नहीं आया, और इंशाल्लाह आएगा भी नहीं। ये है हमारे मुल्क का मसला कि जो मेरे मुल्क में लगी हुई है कालक, वो मुझे शीशे में नजर नहीं आएगी। आप मेरे सामने बैठे हैं, आपकी नजर आएगी मुझे कालक, उस पर मैं क्रिटिसाइज भी करूंगा। तो मैं तो यही हल कहूंगा। हज़रत सदीक साहब जवाब देना चाहेंगे? हज़रत सदीक साहब, एक मिनट देखिए, मैं बताऊं आपको मसला ये क्या है। हमारे भाई है ना, उनका नाम एक तो फराज शहजादी है, और मैंने उसकी पूरी तहकीक कर ली थी। वो जहाज मलिक रियाज साहब का था, फराज शहजादी का कोई जहाज है नहीं, ये तहकीक पूरी कर ली ना। और याद रखिएगा, वो जहाज एक बिजनेसमैन रख सकता है ना, उसमें क्या मसला है? नवाज शरीफ इतने अमीर कबीर आदमी है, अरबों रुपए के मालिक है, कि ले अपना जहाज, इन्हें को रोका है रात से ले। और कमाल की बात बनाए, मॉडल टाउन जाती उमरा के अंदर एक बनाए अपना रनवे बनाए, वहां भी कौन रोकेगा? लेकिन आवाम का पैसा लगाना और आवाम पब्लिक का पैसा, जो हमारे टैक्स का पैसा है, वो ये कौन होते हैं लगाने वाले? वो कह रहे हैं कि फरागोगी पर एतराज ये है कि वो उस जहाज पर फरार हुई करके। मलिक रियाज साहब भी आप मैं फिर बताता चलूं आपको, मैं छोटी सी बात बता दूं। इल्जाम सुनते आ रहे हैं 3.5-4 साल से, कोई एक बंदा जिसे पैसे लेके ट्रांसफर पोस्टिंग किटाए आ गया कोई? मुझे तो सब पता है ना कि उनकी हाउसिंग सोसाइटी जायज उसको किस तरह से, अभी तक कोई एक इल्जाम साबित कर सके? आपने लगाया उसमें उस्मान बुज़दार पे, कोई एक इल्जाम बता दे, कोई सजा हो गई? अब खुद आ रहा यार, ये तो मजाक बनाए हुए लोगों ने, इन्होंने बातें जो मर्जी करते रहे। शहराज अल्ताफ साहब हमारे साथ मौजूद है, अजहर सदीक साहब हमारे साथ मौजूद है, अबू बकर साहब हमारे साथ मौजूद है। एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, आप हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद में खुश आमदीद। आप बात करेंगे उस जंग की जो सिर्फ मैदानों में नहीं बल्कि
मईशतों में भी लड़ी जा रही है। अमेरिका और इसराइल की मुश्तरका पॉलिसी ने ईरान को निशाना बनाया। ईरान ने जवाब दिया, तैयारे मार गिराने के दावे किए, अमेरिकी रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुए, पायलट की तलाश जारी। ये सब इस बात का इशारा है कि जंग यक तरफा नहीं रही। डोनाल्ड ट्रंप मुसलसल कामयाबी के दावे करते हैं, लेकिन जमीन पर हकीकत मुख्तलिफ दिखाई देती है। इसराइल की जारहाना हिकमत अमली ने खित्ते को मजीद गैर मुस्तहकम किया और नतीजा तेल महंगा, मईशतें दबाव में, खास तौर पर पाकिस्तान जैसे ममालिक शदीद मुतासिर। ईरान वाज़ेह पैगाम दे रहा है कि वो दबाव में नहीं आएगा बल्कि दिफा करेगा, और यही मज़ाहमत आलमी ताकतों के लिए एक चैलेंज बन चुकी है। हमारे साथ मौजूद हैं अजहर सदीक साहब, सर बहुत शुक्रिया, शराज अल्ताफ़ साहब और अबकर साहब। अबकर साहब, हाउ डू यू थिंक इस वक्त अमेरिका खित्ते से भागना चाह रहा है? क्या ईरान इस जंग को जीत चुका है? क्या मुस्लिम ममालिक का किरदार मुनासिब है? जी बिल्कुल, असल में अब जंग जीत चुका नहीं, जीत गया है। और इस टाइम अमेरिका जो है वो दरवाज़ा ढूंढ रहा है कि मैं किस दरवाजे से बाहर निकलूं। और जिस खूबसूरती से मैं चाहूँगा यहाँ पे एक बात करूँ कि अल्लाह पाक की नुसरत ईरान के साथ है, उन मुसलमानों के साथ जिस जोश और जज्बे से, जिस जुर्रत से उन्होंने इसका मुकाबला कर रहे हैं और जिस तरह जवाब दे रहे हैं, खराज तहसीन पेश करना चाहिए। और उसके बावजूद पूरी उम्मत मुसलिमा जो है उनके मुंह पे ताले लगे हुए हैं और कोई वो तने तनहा मैदान में लड़ रहा है और उसको ऐसा खूबसूरत जवाब दे रहा है जो सदियां तक एक तारीख लिखी जाएगी और हमेशा याद रहेगी कि अमेरिका को किसी ने दिन में अगर तारे दिखाए थे तो वो ईरान था, और अगर इसराइल को किसी ने दबोचा था तो वो ईरान था। शराज अल्ताफ़ साहब, हाउ डू यू थिंक? सर मेरा थोड़ा सा मुख्तलिफ है से। देखिए, जंग में कोई फातेह नहीं होता, जंग में हार होती है एक कॉमन मैन की। ईरान इतना तबाह हुआ है जिसका कोई हाल नहीं है। पहले उन पे सैंक्शंस थी, इसमें कोई शक नहीं। मैं एग्री करूंगा अबूबकर भाई से कि जिस तरह उन्होंने एक स्टैंड लिया है, वो खड़े हुए हैं, उनका ये हमें आप या मार दें या हम आपको मार देंगे, ये तो वो थे ही। एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस उनका, एक जंगी वॉर ही एग्जिस्टेंशियल थी। लेकिन मैं ये कहूंगा कि हमारे मुस्लिम उम्मा इनको प्लान करके डिसयूनाइट किया गया है, यूनाइटेड नहीं है, मार खा रहे हैं और ये खाते रहेंगे। अच्छी कोशिश की हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ साहब ने, इसहाक डार साहब ने, हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। ठीक है, सफारतकारी कामयाब है हमारी, कामयाब है। लेकिन एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क पैदा हो गया है कि क्योंकि ट्रंप एक अनप्रेडिक्टेबल, अनरिलायबल पर्सनैलिटी है, ये ना हो कि हम ईरान के साथ भी अपने मामला खराब कर बैठे। जी अजहर सदीक साहब, सर हाउ डू यू थिंक पाकिस्तान की सफारतकारी कितनी कामयाब नजर आई, कितनी नाकाम नजर आई? देखिए, बात तो सच है मगर है रुसवाई की। मुझे ना देखिए, वक्त के साथ साथ सीखना है। आज से नहीं, 1450 साल पहले सबक दे दिया आका दो जहां हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और वाकया यानी करबला ने, वाकया करबला ने साबित कर दिया। यानी उस वक्त जंग क्या थी, अगर आप लोगों को याद हो, चले मैं आसानी के लिए ना, अब ये ध्यान से समझना, 1450 साल पहले कुरान आयत सूरह माइदा का माइदा की 51 नंबर आयत है, ए ईमान वालों, यहूद और नसारा, यहूदी नसारा क्रिश्चियंस को अपना करीबी दोस्त और सरपरस्त ना बनाओ। वो आपस में एक दूसरे के दोस्त हैं और तुम में से कोई भी उनसे दोस्ती करेगा वो उन्हीं में से होगा। बेशक अल्लाह जालिम कौम को हिदायत नहीं देता। फैसला कर लें कि पाकिस्तान के अंदर जुल्म हुआ या नहीं हुआ, चले छोड़ें। फिर अपने इसराइल में तो जुल्म हुआ, कितने आप फलस्तीनी शहीद हो गए, कितना खड़ा कर लिया। पाकिस्तान में तो एहतजाज भी नहीं होने दिया। यानी इस हुकूमत को, इस फसाइयत की मारी हुकूमत को याद रखा जाएगा इस हवाले से। इमरान खान होते इस वक्त तो क्या स्टेप लेते? बिल्कुल देखें, आप समझे इस बात को। मैं क्या, मुझे ये बताएं, आज अगर इमरान खान होता तो आपका ख्याल है वो इस मामले में बड़ा ट्रेजर होते? अमेरिका की जरूरत ही नहीं होनी थी। कश्मीर के वक्त क्यों कुछ नहीं किया इमरान खान ने? अड्डे नहीं दिए उन्हें जी, नहीं अड्डे दिए उसको, नहीं दिए अड्डे। समझे इस बात को। कश्मीर तो गया ना, एनेक्स कर लिया मोदी ने। इमरान खान वो तो वर्ल्ड कप जीत के आ गए अंदर। नहीं जरा सुन तो लेना जी। अब इमरान खान के दौर में अफगानिस्तान से इंडिया निकला, ये कोई नवाज शरीफ बाकी दौर में नहीं निकला। अगर आज तालिबान को यहाँ ले आया, अगर ओहो ये छोड़े इस बात को, अगर अफगानिस्तान के अंदर इस वक्त इंडिया होता
सॉरी अमेरिका बैठा होता तो क्या हाल होना था। जरा गौर करें, इमरान खान ने पूरी कोशिश की नहीं, मैं तो ईरान कश्मीर की की बात कर रहा हूं। हुकूमत कोशिश की, कराने बहुत के लिए। शुक्रिया, वक्त जरा खत्म हुआ समझना इस चाहता बात है। को, अगर अजहर आपको सदीक ये साहब हमारे समझना है साथ तो मौजूद एक अलहदा थे, बात है। शराज अल्ताफ साहब ये- हमारे साथ मौजूद थे, अबू बकर साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन इकराम, ये सिर्फ जंग नहीं, ये एक ऐसा खेल है जिसमें बारूद कहीं और जलता है और धुआं हमारे घरों में भर जाता है। ये सिर्फ तेल की कीमत नहीं, ये आपकी रोटी, आपके बच्चों की फीस और आपके घर का बजट है। एक तरफ ताकत के नशे में डूबी हुई पॉलिसियां हैं, दूसरी तरफ खामोशी से बर्दाश्त करता एक आम इंसान है। सवाल ये नहीं कौन जीत रहा है, सवाल ये है कौन हार रहा है। और सच ये है, सबसे बड़ी हार हमेशा आम आदमी की होती है। और अगर ये सिलसिला ना रुका, अगर फैसले ऐसे ही होते रहे, तो आने वाला वक्त सिर्फ मुश्किल नहीं बल्कि नाकाबिले बर्दाश्त हो सकता है। नाज़रीन किराम, दुआ है खुदा ताला आप और आपके लेखाना पर सलामती नाज़िल फरमाए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।